4 देवरानियों ने जेठानी के लिए आराम छोड़ा और अपनाई मेहनत। हाँ, थक गई रे, कितनी गर्मी है। माँ। हाँ, क्या बात है मेरी गुड़िया? माँ, तुम कब काम से फ्री होगी? क्या बात है मेरे बच्चे, कुछ बात हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस माँ तुम काम ही करती रहती हो ना, तो हमारा दिल नहीं लग पाता। बच्चों, माँ को तो काम करने ही होते हैं। तुम लोग जाओ, बाबा के पास चले जाओ। बाबा फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं, तुम जाओ, बाहर चले जाओ, अभी तो माँ को बड़ा काम है। मानवी, चल बाहर चलते हैं। बहू रानी क्या कर रही है? माँ जी, मैं झाड़ू लगा रही थी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, गरीब की औलाद, तूने कुछ लाकर नहीं दिया है मुझे, जो तुझे लगता है कि तू कहीं की रानी है। घंटों से ही एक ही जगह पर तूने कूड़े को इकट्ठा किया हुआ है, अक्ल नाम की तो चीज है नहीं। चल जल्दी इसको साफ कर, उसके बाद भी कई काम है। जी माँ जी। जितेंद्र, वैसे एक अरसा हो गया है तेरे घर की चाय पिए हुए। अब तो भाभी जी रसोई का काम देखती नहीं होंगी, बहू जो आ गई है। हाँ, अब तो बहू ही करती है। बहू, बहू, अरे कहाँ है बहू? हाँ बाबा जी, मैं आ गई। अरे वाह जितेंद्र, तेरे घर की बहू तो बड़ी साफ सुथरी लग रही है। ऐसी बहू के हाथों की चाय पीना सुरक्षित तो है ना? वो बाबा, मैं सफाई। अरे तुझे कब अकल आएगी? तुझे तो मुझे लगता है कि कभी अकल आएगी ही नहीं। आदत से मजबूर है ना, गरीब घर की औलाद है तो इसकी भी तूने अपना गरीब खाना बनाया हुआ है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। अरे जितेंद्र, तू भी ना, तेरी बहू को देखकर लगता है कि बाहर की चाय पी लेनी चाहिए थी। चलो बाहर ही चलते हैं। अरे अरे, रुको 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 तो सही। अरे नहीं नहीं भाई, हम बाहर ही पी लेंगे। चल चल सुरेंद्र, नहीं तो गंदी बहू के हाथों की चाय पीनी पड़ जाएगी। जितेंद्र के दोस्त ऐसे ही तारा का मजाक बनाते हुए चले गए, जिनको बातों को सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। तारा एक अमीर घर की बहू थी, जिसके ससुराल में उसके 4 देवर, पति, 2 बच्चे और सास ससुर थे। उसके देवर पढ़ाई के लिए शहर में रहते थे और पूरा परिवार एक दूसरे शहर में रहता था। ऐसे ही तारा अपने परिवार वालों की सेवा करती थी और बदले में उसको कभी तारीफ नहीं मिलती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन भी वैसा ही हुआ। तारा के हाथ की चाय किसी ने नहीं पी, जिससे कि वो उदास हो गई। ऐसे 1-2 दिन और गुजर गए और तारा के देवरों की अब शादी होने वाली थी। घर में बहुत काम था और तारा अकेली थी, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी। क्या मरे हुए बैल की तरह तेरे हाथ चलते हैं? जरा सी फुर्ती ला अपने हाथों पैरों में, समझ आया? अभी तूने सफाई से निपटने में ही दोपहर कर ली है। मेरी बहुओं का सामान लाना भी बाकी है, वो कब लाएगी? माँ जी, वो तो मैं अभी ले आऊंगी। चलिए तैयार हो जाइए, आप मेरे साथ चलना तो मुझे भी लाने में आसानी हो जाएगी। तू है तो बददिमाग, मेरे बिना तुझसे कोई सामान लाया थोड़ी ना जाएगा। नहीं माँ जी, बस वो आप साथ होंगी तो मुझे आसानी हो जाएगी। ये ले सामान की लिस्ट, जा और लेकर आ, समझ आया? जी माँ, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं बच्चों, गर्मी बहुत है, तुम दादी के साथ रहो, यहाँ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। मैं तो कभी ना रुकाऊं इनको अपने साथ, लेकर जाए नहीं। माँ जी, ये छोटे बच्चे हैं, मैंने कहाँ संभालती रहूंगी, यहाँ छोड़कर भागेंगे, मैं इनका हाथ नहीं पकड़ पाऊंगी। क्या मतलब? तुम्हें माँ की बात समझ नहीं आ रही है? देख ले मनोज, ऐसी ही है इसकी बातें, इससे बच्चों को संभाला नहीं जाएगा। हाँ तो ये जिम्मेदारी से बचने वाली औरत है, वरना ये बच्चों को साथ लेकर जाती। ठीक है, मैं चाह रही हूँ, और बच्चों चलो तुम मेरे साथ आओ। तारा की बात को सुनकर बच्चे भी उसके साथ को चल दिए। तारा बाजार पहुंची, जहां लंबी चौड़ी उसके हाथ में सामान की लिस्ट थी। वो एक बुटीक की दुकान पर रुक गई। ये वाली साड़ी तो अच्छी लग रही है, मेरी देवरानी शादी के बाद सादे दिन में ये पहन सकती है, एक ये ले लेती हूँ। माँ जल्दी से आओ, जल्दी करो। हे भगवान। तारा जल्दी से भागी। उसकी 5 साल की बेटी मानवी सड़क पर आ गई थी। उसने उसको गोद में उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे ससुराल वालों ने क्या मुझे कम सताया हुआ है, जो अब ये बच्चे भी ऐसे ही सताते हैं? मानवी बेटा, ये क्या हरकत थी? तुम अपनी माँ के साथ आए हो, तुम मुझसे अलग क्यों हो? मेरे साथ ही रहना। हाँ, कुछ ही देर के बाद उसकी शॉपिंग पूरी हो गई और वो बच्चों के साथ किसी तरह घर को आई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और आज तारा के चारों देवरों की शादी हो गई थी। उसकी देवरानियां दरवाजे पर ही खड़ी हुई थीं।
अभी तक मैं इस घर की एक ही बहू थी, लेकिन अब हम 5-5 हो जाएंगी। माँ जी, अभी तक मोहल्ले में कई शादियां हो चुकी हैं और छोटी बहू का गृह प्रवेश बड़ी बहू ही करवाती है। तो क्या मैं रसोई से बाहर आकर अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा दूं? क्या मतलब? तू गृह प्रवेश करवाएगी? अरे अपनी शक्ल देखी है तूने? क्यों, क्या हुआ माँ जी? जो बहुएं किसी लायक होती है ना, वो ये सब काम करती है। तेरी जगह बस रसोई में है। तू अपना ये हुलिया देख रही है? कहीं से लगती है तो इस घर की बड़ी बहू है, आई बड़ी खुद गृह प्रवेश करवाने वाली। ठीक है माँ जी, मैं नहीं करवाती हूँ। मेरे मुंह को नहीं देख समझ आया? चल जल्दी से मुझे आरती और गृह प्रवेश की थाली बना कर दे। सुमित्रा को तारा ने सभी कुछ तैयार करके दिया, लेकिन तारा को ही अपने घर में ही अपनी देवरानियों का प्रवेश तो दूर, बाहर आने की भी इजाजत नहीं थी। वो बस रसोई से उन्हें देखती रही। एक एक करके सभी बहुएं अंदर को आ गईं। कितनी सुंदर लग रही है मेरी चारों ही देवरानियां। नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एकदम डायन की तरह लग रही थी। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बोलते। सभी से ज्यादा प्यारी हमारी माँ है, लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं देता है। मेरे बच्चे। तारा ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ चारों नई बहुएं आ गई हैं, लेकिन पुरानी बहू कहाँ है तेरी सुमित्रा? वही है जहाँ उसकी सही जगह है। खैर, उसके बारे में नहीं पूछो। क्यों ना पूछे, वो भी तो बेचारी इंसान ही है, उसको भी बुला दे। हमारी कोई बड़ी भाभी भी है? हाँ, माँ ने बताया तो था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। बहुएं अभी तक अपनी भाभी से नहीं मिली थी। ऐसी कुछ देर वो अपने घर में नीचे ही बैठी रही, जिसके बाद सुमित्रा ने उन्हें अपने कमरे में जाने को बोल दिया। तारा अभी भी रसोई से नहीं निकली थी। आखिरकार ये साफ हो ही गया। अब कमरे में चलती हूँ। ये दोनों तो यहाँ ही सो गए हैं। मानवी, राजू, उठो मेरे बच्चे, ये कोई सोने की जगह नहीं है, ये रसोई है। माँ, मुझे नींद आ रही है, गोदी में ले लो ना। बेटा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब तो मेरा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। माँ, ले लो ना। चल आजा, तू भी क्या याद रखेगी? वैसे भी बाप तो इस काबिल है नहीं कि वो तुम्हें लाड प्यार दिखाए, तो माँ को ही ये सब पूरा करना पड़ता है। मानवी को ऐसे बोलकर तारा ने उसको गोद में उठा लिया, जिसके बाद वो अपने बच्चों को कमरे में लेकर चली गई। फिर वो अपने कमरे में गई, जहां पर हाँ हाँ जान, वो जो डायन है ना, वो अभी रसोई में है। अरे नहीं नहीं, ये तो आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको मुझे यूं तर्ज देकर? आपको कितनी बार बोला है कि आपकी बीवी है, बच्चे हैं, अब ये सब? बस यहीं चुप हो जाओ। अब कोई रसोई की गंध में सनी हुई औरत मुझे बताएगी कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। हाँ, जैसे ही वो रसोई की गंध में सनी हुई औरत, आपकी तो कुछ लगती ही नहीं है। मनोज की बात सुनकर तारा को बहुत बुरा लगा। वो अपने बच्चों को लेकर लेट गई। बच्चे तो सो गए, लेकिन पूरी रात वह आंसू बहाती रही। वहीं बेशरम मनोज उसी कमरे में उसके पास लेटा फोन पर बातें करता रहा, और उसकी बातों ने तारा का दर्द और बढ़ा दिया। आखिर मनोज किससे बात कर रहा था, ये जानने के लिए कहानी में बने रहिएगा। ऐसी ही अगली सुबह तारा रसोई में सभी का नाश्ता बना रही थी। कुछ ही देर के बाद उसकी देवरानियां ऊपर से आईं। अरे आ गई हमारी घर की रौनक और इज्जत, हमारी बहुएं। नमस्ते माँ और बाबा। नमस्ते माँ और बाबा। नमस्ते, कितनी प्यारी लग रही है मेरी चारों ही बहुएं। बस बहुएं ही प्यारी लग रही हैं। बेटे को विलायत से आ रहे हैं, उसका क्या? बेटे जरा भी स्मार्ट नहीं हुए हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे बेटे तो शुरू से ही प्यारे हैं। चलो चलो, अब तुम सभी बैठो, मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। तारा, अरे ओ तारा, नाश्ता तो ला जरा। जी माँ जी, लाई। तारा फटी पुरानी सी साड़ी में पसीने में तरबतर हॉल में रखे हुए टेबल पर ही नाश्ता लगाने लगी। कुछ ही देर के बाद नाश्ता लग गया। देखो बहू, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आज पैनकेक्स और इसको क्या बोलते हैं, वॉफल्स, और सारी वो चीजें बनवाई है जो तुम्हें पसंद आएगी, इसलिए जो दिल करे वो खाना। शुक्रिया माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे सुनने में आया था कि हमारी कोई जेठानी भी है, तो वो कहीं भी अभी तक दिखाई नहीं थी, वो कहाँ है? हाँ, जिन्होंने नाश्ता लगाया है ना, यही है इस घर की बड़ी बहू। ये सच है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ बहू, ये नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस कि ऐसा ही है। ये गरीब जादी ही है इस घर की बड़ी बहू। वो असल में भाभी का हुलिया ऐसा नहीं रहता कि वो इस घर की बहू की तरह दिखाई दे। वो बहुत ही ज्यादा सादगी वाली औरत है। हाँ, इतनी सादगी है कि खुद ही नौकरानी नजर आती है। ये दोनों बच्चे हमारी भाभी के हैं क्या? हाँ, ये मानवी है और ये राजू। बेटा यहाँ आओ, तुमने नाश्ता किया है कि नहीं?
आ जाओ बच्चों, अपनी नई चाची के साथ नाश्ता कर लो। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। क्यों, चाची की अच्छी नहीं है? चल हाँ बहन, हम माँ के पास चलते हैं। अजीब बच्चे हैं ये, तो हमारे पास आए ही नहीं। बल्कि हम बच्चे थे तो हम लोगों को नई दुल्हन के पास जाने में, उनसे बात करने की कितनी ज्यादा खुशी लगती थी कि हम वहां से हटते ही नहीं थे। अरे जैसी इसकी माँ है वैसे ही बच्चे हैं। खैर वो सब छोड़ो, बहू तुम नाश्ता कर लो। चारों बहुओं को अपने परिवार वालों का बर्ताव कुछ अजीब लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वहीं तारा ने सब भूखे प्यासे बनाया था और उसके बच्चों ने भी अभी नाश्ता नहीं किया था। जैसे ही वो नाश्ता करने को गई, बच्चों के साथ सुमित्रा आ गई। पहले बर्तन मांज, उसके बाद अपने ये चूजों और खुद का पेट भरना। जी जी जी। ऐसी दोपहर को बहुओं की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। चारों ही रसोई में आई और रजनी, निशा और कोमल, तुम तीनों पूरी और सब्जी बनाओ, मैं जल्दी से मीठा बना लेती हूँ। वैसे भी मैं ये जानती हूँ कि तुमने मीठा बनाना नहीं सीखा है। 1 मिनट, ये रसोई महक क्यों रही है? वो हमारे घर का एक रिवाज है। माँ जी ने बोला था ना कि मैं आप लोगों से खाना बनवा कर आपको थकान ना दूं, इसलिए खाना सारा मैंने ही बना दिया। अब आप चारों एक एक करके बस इसमें चम्मच घुमा दो तो ये रस्म हो जाएगी। भाभी, आपने अकेले ही सारा खाना बना दिया? हे भगवान, आपकी हालत, आपको तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। अरे रसोई में तो ऐसे ही पसीना आ जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अच्छा चलो अब जल्दी करो, इसमें तुम चम्मच घुमाओ, तब तक मैं टेबल पर खाने की तैयारी करती हूँ। तारा ने जल्दी जल्दी से टेबल को साफ करना शुरू किया और देवरानियों ने खाने में चम्मच घुमाया। देवरानी अपनी जेठानी की मेहनत को देख रही थी। भाभी, आप तो बहुत ज्यादा मेहनती हो, सच में। आपने यहाँ खड़े खड़े सारा खाना बना दिया, जबकि हम तो बस हिसाब ही लगाते रह गए। मेहनत करने से ही घर वाले राजी रहते हैं। चलो अब तुम लोग माँ जी को और बाकी सबको बुला लाओ। तारा के बोलने पर बहुओं ने सभी को बुलाया और सभी खाना खाने को आकर बैठ गई। खाने की टेबल रसोई में ही लगी हुई थी। रानी, रजनी, आओ बेटा, ऐसे यहाँ पर खड़ी नहीं रहो, बैठो, खाना खाना है। निशा, कोमल, तुम दोनों भी आ जाओ। जी माँ जी। तारा भाभी, आप भी आ जाओ, हम सभी घर वाले खा ही रहे हैं तो आप भी सभी के साथ बैठ जाओ। क्या कहा? नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसकी औकात इतनी नहीं है कि ये हमारे साथ खाए। तुम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दो, ये बाद में खा लेगी। नहीं बाबा, ये तो बड़ी ही गलत बात है। भाभी ने सभी का खाना बनाया है, सुबह से ही तो वो घर के सभी काम देख रही हैं और आप कहते हैं कि वो इस लायक नहीं है। तारा इस घर की बड़ी बहू है और बड़ी बहुएं सभी को खाना खिलवाती हैं, तभी अच्छी लगती हैं, ना कि खुद खाती हुई। समझ आया? चलो अब तुम्हें खाना है, साथ में तो खाओ, नहीं तो तुम भी उठ जाओ। मनोज की बात पर कोमल चुप हो गई, लेकिन तारा के साथ का भेदभाव बहुओं को दिखाई दे रहा था। जहां सभी खाना खा रहे थे वहां तारा बस सभी को खाना खिलवाने और बर्तन साफ करने में ही लगी हुई थी। देवरानियों को आए 1 महीना हो गया था। उन्होंने इस 1 महीने में तारा को बस एक कामवाली के रूप में ही देखा था। ऐसे ही आज के दिन वो उसके कमरे में बैठी हुई थी। घर में कोई नहीं था और सुमित्रा बाहर मंदिर गई हुई थी। भाभी, आपके साथ ये घर वाले ऐसा सलूक क्यों करते हैं? कैसा सलूक? तुम्हें लगता होगा सब ठीक ही तो है, वरना नहीं भाभी, आपका ये चेहरा सब कुछ बोलता है। आप बताइए कि क्या बात है, घर में आपको पसंद क्यों नहीं किया जाता? अरे बस नहीं, वो बस मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, दहेज में कभी कुछ बड़ा नहीं ला पाई और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस इसलिए ये लोग मुझसे जरा ऐसे रहते हैं। चलिए, माँ बाबा की बात समझ आती है कि सास ससुर को बहुएं ज्यादातर पसंद नहीं होती है, लेकिन गणेश जी ने हमें बताया था कि भाभी आप भैया की पसंद है। आपकी लव मैरिज हुई तो मनोज भैया आपको पसंद क्यों नहीं करते हैं? निशा की बात को सुनकर तारा की आंखें नम हो गईं और मनोज जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। हाय, सिरहाने ही मुझे मेरी बीवी मिल जाती है ना तो पूरा दिन सुखी हो जाता है। चलिए अब उठिए, आपको ऑफिस भी जाना है, नहीं तो देरी हो जाएगी। तारा की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। ऐसे ही शादी हुए अभी बस 3 ही महीने हुए थे कि मनोज के रंग बदलने लगे। स्वागत है मनोज जी, आज तो काम पर से आपको आने में देरी हो गई। दूर करो तारा, तुम्हारे अंदर से तो रसोई की ही गंध आती रहती है, दूर जाओ। क्या हुआ? मैं हट जाती हूँ। मनोज जी, वैसे मुझसे बात मत करो, जब देखो तुम्हारी यही शक्ल और यही वाला हुलिया। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो घर आते ही मेरे दिल को खुश कर देती, जो बंधन कर रहती, तुम्हारी जैसी नहीं। क्या? मनोज की बातें तारा के दिल पर लगी। ऐसे ही मनोज का इंटरेस्ट तारा से कम होता गया। तभी से बस मनोज जी ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया और आज पता नहीं कि उनके कितने अफेयर रह चुके हैं।
ये तो बड़ी गलत बात है भाभी, आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कहाँ इसके खिलाफ आवाज उठाऊं? तो मैं ना घर की रहूंगी ना घाट की। मैं तो अपने माँ बाप को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जिस आदमी के साथ मैंने सभी के खिलाफ जाकर शादी की, उसकी ही शिकायत करना अच्छा लगेगा क्या? भाभी आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, मैं तो कभी ऐसे लोगों के बीच नहीं रह पाती। भगवान ना करे कि तुम लोगों को ऐसा सहना पड़े। चलो अब ना काफी देर हो गई है, माँ जी ने मुझे बोला था कि जब तक वो आए तब तक मैं गार्डन साफ कर दूं। अगर नहीं किया तो माँ जी को गुस्सा आ जाएगा। तारा ऐसे बोलकर घर के काम निपटाने को चली गई। उसकी जिंदगी इतनी झंड होने के बाद भी उसकी हिम्मत को देखकर उसकी देवरानियां हैरान थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सुमित्रा को तारा का ये सुकून सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने एक चाल खेली। उसने अपने कुंदन को उतारा और उन्हें वो तारा के कमरे में रखाई और कुछ देर के बाद उसने घर के अंदर तमाशा शुरू किया। हाय हाय, मेरे कुंदन कितने महंगे थे, पूरे 5 तोले के कुंदन थे मेरे। क्या हो गया है माँ? बेटा, मेरे सोने के कुंदन चोरी हो गए। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गए? घर में ही होंगे, चलो ढूंढते हैं। सभी ने घर में कुंदन ढूंढना शुरू किया। कहीं भी कुंदन नहीं मिले। आखिर में तारा के कमरे में सुमित्रा ने उन्हें देखा और उसके तकिए के नीचे कुंदन मिल गई, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। ओहो, ये लो, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। चोरनी, तुझे किस चीज की कमी थी यहाँ पर जो तूने ये सब काम किया? नहीं नहीं माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया है। ये तो पता नहीं कैसे। अच्छा, तुम्हारे तकिए के नीचे ये मिले हैं और तुमने कुछ नहीं किया है? जेठ जी, जेठानी जी ऐसा कर ही नहीं सकती है। ये आप लोगों की ही चाल है। अच्छा, हम लोग भला इसके खिलाफ कोई चाल क्यों चलेंगे? हाँ, आप लोग हमेशा मुझे सताते हैं, ये आपकी चाल है। तारा की बात को सुनकर मनोज को इतना गुस्सा आया कि उसने उसको जोरों से धक्का मार दिया। पास में ही सीढ़ियां थी जिन पर से धक्का खाते हुए तारा नीचे जाकर पड़ी। माँ, भाभी। एक ही दम घर का माहौल शांत हो गया और तारा को उसकी देवरानियां हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि तारा की रीढ़ की हड्डी का नीचे से चूरा हो गया था। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया और तारा को उसकी देवरानियां घर से दूर दूसरे घर में ले आई। ये किसका घर है? ये हमारा घर है भाभी, हम बहनों ने ये खरीदा था। कहते हैं ना कि बेटियों का अपना कोई घर नहीं होता, तो बस हमने अपने लिए एक अलग घर लिया था और आज से आप और हम यही रहेंगे। ये हमारे ससुराल की जेल से छोटा है, लेकिन उससे ज्यादा आजादी है इसके अंदर। तुम क्यों मेरे लिए अपना घर तोड़ रही हो? ले चलो मुझे वहीं, मैं ठीक हूँ। इस तरह तुम अपने आराम को कुर्बान नहीं करो। नहीं भाभी, इस जगह हम आपके साथ रहकर खुश हैं। चलिए अब आप लेट जाइए। बहुओं की बात को सुनकर तारा आराम करने को लेट गई। दोनों बच्चे भी वहीं ही थे। चारों बहुएं तारा को घर छोड़कर अपने ससुराल पहुंची। कहाँ है वो चोरनी? वो अब अपने घर में है और हम भी यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? वहाँ जहाँ हम खुश रहेंगे। आपको क्या लगता है जिस घर में बस दहेज ना लाने की वजह से उस औरत को कुछ नहीं समझा जाता, वहाँ हमें कोई इज्जत मिलेगी? नहीं, कभी नहीं। अगर कल को हम गरीब हो गए तो पता नहीं हमारी सास हमारे साथ भी क्या करेगी। और हमें अपनी भाभी से हमदर्दी है, इसलिए हम जा रहे हैं। आपको भी आना है तो आ जाना। बहुओं ने अपने पतियों से कहा, लेकिन वो उनके पीछे नहीं गए। माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है। 2-4 दिन के बाद ये ड्रामा सब खत्म हो जाएगा, खुद ही घर आती हुई दिखाई देंगी। सुमित्रा को लग रहा था कि बहुएं बस नाटक कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देवरानी अपनी जेठानी के पास पहुंची। भाभी, हम आपका और हमारा सारा सूरत का सामान ले आए हैं। तुम लोग क्यों परेशान हो रही हो? ओहो भाभी, ये कोई परेशानी की बात है? उस घर में हमें सांस भी नहीं आती थी। कम से कम अब यहाँ सुकून की सांस तो ले ही लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब घर की काम बांट लेते हैं। मैं बड़ी हूँ तो मैं रसोई का काम संभालूंगी। बाकी रजनी तुम सफाई कर लेना, निशा तुम करना कपड़े धोने का काम, और कोमल छोटी है तो वो बच्चों और भाभी को संभाल लेगी। हाँ तो ठीक है, चलो अब सफाई में कर लेती हूँ और मैं बच्चों को अपने साथ लगा लेती हूँ। भाभी, आपका ये रेस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद हम फिर आपको सेल्फ डिफेंस और बाहर निकलकर कॉन्फिडेंट होना सिखाएंगे। कोमल बच्चों के और तारा के ही पास बैठ गई और बाकी की बहुएं और कामों को करने लगी। तारा की देवरानियों ने उसके लिए अपना आराम भी छोड़ दिया था। ये लो भाभी, सादा खाना, आप खिचड़ी खाओ। क्यों इतनी मेहनत कर रही हो मेरे लिए? ये सब मत करो। सभी तरफ से घर को साफ कर दिया है, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ ही बैठ जाओ। मुझे वैसे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है भाभी, आप हमारी जेठानी नहीं, आप हमारी बड़ी बहन की तरह हो, इसलिए आपको ऐसे समझने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुशी से आपके लिए ये काम कर रहे हैं।
अपनी देवरानियों की बात पर तारा बस मुस्कुरा दी। ऐसे ही देखते एक हफ्ता बीत गया। सभी देवरानियां अपनी जेठानी के लिए अपने आराम को छोड़े हुए थी। ऐसे ही घर के काम तो हो रहे थे, लेकिन अब एक नई चुनौती उनके आगे खड़ी हुई थी, और वो थी काम की चुनौती। आज की सुबह सभी बहुओं के लिए एक अलग ही चुनौती लेकर आई थी। क्या बात है रानी? रजनी, तुम लोग रात को बड़े ही देर से सोई थी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ भाभी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बस एक ही दिक्कत है, वो है कि काम की दिक्कत। हम लोग सोच रहे हैं कि आज घर से निकलकर कोई काम देख ले। वैसे भी बटुए में रखे हुए पैसे एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे। तुम्हें मेरे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? भाभी, इंसान को इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम परेशान हैं, हम कमाएंगे तो इससे हमारी ही तो काबिलियत बढ़ेगी ना। चलो अब हम जल्दी से घर के कामों को निपटा देते हैं, फिर हमें जाना भी है। बच्चों, मानवी और राजू, तुम लोग भी मुंह हाथ धो लो, उसके बाद तैयार होकर आज तुम मेरे साथ स्कूल चलना। मैं तुम्हारा वहाँ दाखिला करवा दूंगी। स्कूल में दाखिला? लेकिन भाभी, स्कूल जाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि आज के वक्त की जरूरत है। पढ़ाई सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भगवान ऐसी देवरानी सभी खुद है जिन्होंने अपनी जेठानी के लिए मेहनत अपना ली और अपना आराम कुर्बान कर दिया, सच में। चलो चलो, सभी मिलकर नाश्ता कर लो, फिर सभी को काम में निकलना है। रानी के साथ सभी बहुओं ने नाश्ता किया। रजनी ने सफाई कर दी थी और निशा ने सुबह ही कपड़े धो डाले। कोमल ने भी बच्चों को तैयार किया और चारों देवरानियां काम ढूंढने को निकल गईं। सबसे पहले कोमल एक स्कूल में गई जहां पर जी हाँ, मैंने बीएड किया हुआ है और मैं हमेशा से ही बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई मेरे स्कूल में बच्चों को सही से पढ़ाने की इच्छुक टीचर आएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों को इस तरह से पढ़ाओ कि उन्हें पढ़ाई अच्छी लगे। तो क्या मैं बच्चों को पढ़ाने वाली बात पक्की समझूं? हाँ, अब मैं अगर इतनी काबिल टीचर को भी नहीं रखूंगी अपने स्कूल में तो किसको रखूंगी? बिल्कुल, कल से आप ड्यूटी पर आ जाना। और क्या नाम है इन प्यारे बच्चों का? मानवीर, राजू। ठीक है, इनका एडमिशन भी मैंने कर दिया है। कल से बच्चों के साथ आप भी वक्त पर स्कूल पहुंच जाना। भगवान का शुक्र है कि मुझे काम मिल गया, लेकिन पता नहीं मेरी बाकी बहनों को भी काम मिल पाएगा या नहीं। हाँ, ये देखिए, डिजाइन भी मैंने ही डिजाइन किया है। कैसा है? सच में कलाकारी है। तुम तो हमारे बुटीक के लिए परफेक्ट हो। तुम डिजाइन बनाना और हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो क्या मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? कल 10 बजे तक पहुंच जाना है। जी हाँ, मैं वक्त से पहले ही आ जाऊंगी, पक्का। रानी ने खुशी से एक बुटीक में जॉब ढूंढ ली। ऐसे ही निशा एक होटल पहुंची जहां उसको रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया और रजनी ने एक रेस्टोरेंट में किचन में काम करने को जगह बना ली थी। चारों ही देवरानियां शाम के वक्त घर आईं। स्वागत है। जिस लक्ष्य से निकली थी वो काम हुआ कि नहीं? बहुत अच्छी खबर है भाभी, हम सभी को ही काम मिल गया है। लेकिन एक मिनट, आप यहाँ ऐसे हाथ में चम्मच लेकर क्यों खड़ी है? मैं कब तक इस चोट की वजह से तुम लोगों के भरोसे लेटी रहूंगी? तुम लोगों ने मेरा खूब ख्याल रख लिया है। अब तुम बाहर काम करोगी, मैं घर संभाल लूंगी। भाभी, एक ही दम ऐसे नहीं कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा सही हो गई हैं। अरे मैं ठीक हूँ, और कोमल ने मुझसे कहा था कि वो मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाएगी। ठीक है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तारा को ऐसे ठीक देख उसकी देवरानियां बहुत ज्यादा ही खुश हुईं। वो चारों अंदर आईं, जिसके बाद उन्होंने साथ मिलकर खाना भी खाया और उसके बाद वो सवेरे से ही सो गईं। अगली सुबह, लो जल्दी जल्दी से नाश्ता करो, मुझे 10 बजे निकलना है। अरे भाभी, आपको तो 10 बजे जाना है, लेकिन मुझे तो 8 बजे निकलना है। बच्चों, तेज तेज हाथ चलाओ। आज की सुबह कितनी बिजी है। मैंने पूरा घर साफ कर दिया है, बस यहाँ से सभी नाश्ता करके निपट जाए तो मैं इस जगह को भी साफ ही कर दूंगी। निशा, कहाँ हो? हाँ, आ रही थी, बस वो मुझे अपना स्कार्फ धोना था तो उसी को साफ कर रही थी। नाश्ता कर लो पहले साथ में। माँ, आज तो ना हमारे स्कूल में पहला दिन है। जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम दोनों ना मन लगा कर पढ़ना। तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत कर रही है। माँ, हम तो ना आपको फर्स्ट आकर दिखाएंगे। हाय मेरे बच्चे। कुछ ही देर के बाद तारा का पूरा घर सूना हो गया। सभी बहुएं काम पर निकल गईं और बच्चे स्कूल चले गए थे। अभी बस निशा अपने होटल पहुंची ही थी कि तभी, जी सर, ये तो मुझे आज के लिए कमरा चाहिए। कमरा साफ होना चाहिए। हाँ, एकदम साफ है। मनोज एक लड़की के साथ होटल आया था। निशा के मास्क लगा हुआ था, इसलिए वो उसको पहचाना नहीं कि वो कमरे में चला गया। लेकिन जेठ जी, भाभी के जाने के बाद दिल लगी कर रहे हो या ठीक है? निशा ने सभी सबूत रख लिए थे। ऐसी कुछ देर के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे जहां पर रजनी रसोई में लगी हुई थी। ये तो जेठ जी हैं। ये लड़की कौन है? कल को अगर कोई बात हुई तो मेरे पास सबूत रहेगा। रजनी ने भी उन दोनों का फोटो ले लिया। कुछ ही देर के बाद खाना खाकर मनोज अपनी गर्लफ्रेंड को बुटीक लेकर पहुंचा। अरे बेबी, मुझे लगता है कि ये लाल रंग की ड्रेस में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगोगी। सच बेबी, ये ही दिलवा दो ना। जेठ जी का जरूर इसी लड़की के साथ अफेयर है। फोटो ले लेती हूँ।
रानी ने भी मौके पर चौका मार दिया। ऐसी कुछ देर के बाद मनोज उस लड़के के साथ घूम ही रहा था कि उसको कोमल ने भी स्कूल की खिड़की से देख लिया। शाम को जब सभी बहुएं घर पहुंची तो तुम्हें पता है आज मैंने क्या देखा? पहले तुम मेरी सुनो। मैंने आज जीर्जी को एक राधिका नाम की लड़की के साथ देखा। वो मेरे ही होटल में आई थी। कितनी गलत बात है। जो पत्नी दिन रात सेवा करती है उसके साथ तो जीर्जी ने 4 दिन भी दिल नहीं लगाया और उस लड़की को घुमा फिरा रहे हैं। एक तरफ बहुएं ये बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ माँ, 1 महीना होने वाला है लेकिन हमारी पत्नियों ने हमें फोन भी नहीं किया है। हम क्या करें, वो तो आती ही नहीं है। माँ, आपने मेरे कपड़े निकाल दिए थे। पहले अभी घर को तो आजा, फिर बाद में पूछ लेना। और तेरी पत्नी तो यहाँ है नहीं, वो तो अलग घर में मस्त है और तू यहाँ मुझे तंग करता है। मुझे चिंता नहीं है उसको लाने की। वैसे तो माँ, उसको लाना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन घर के कामों के लिए मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैं कल ही उसे लेकर आऊंगा, चाहे मारते पीटते मुझे उसे कैसे भी लाना पड़े। अब अपनी दिक्कतों की वजह से मनोज को तारा को लाने की जरूरत लग रही थी। उधर तारा को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। शाम का वक्त था। तारा अपनी देवरानियों का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर मनोज घुस आया। तारा जान, कहाँ हो बच्चों? कौन? मनोज तुम? तुम्हें मेरी याद नहीं आती है क्या? घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं घर चल। मुझसे दूर रह और मेरे पास आने की कोशिश नहीं करना। तारा मनोज से अपना बचाव करने लगी। अभी ये सब चल ही रहा था कि उसकी देवरानियां वहां पे आ गई और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस मनोज को ले गई। अगले दिन बहुओं और मनोज के परिवार को कचहरी में बुलाया गया, जहां सभी सबूत और गवाह अदालत के सामने पेश किए गए। ये देखिए, जो आदमी घर में पत्नी होते हुए दूसरी औरत के साथ घूमता है वो कैसा इंसान हो सकता है? योर ऑनर, अब ये बात बिल्कुल साफ है कि मनोज ही गलत है। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए अब आपका क्या फैसला है? तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत तारा जी को यह अधिकार देती है कि वो ये तय करें कि उन्हें मनोज को तलाक देना है या इस शादी में रहना है, और अगर रहना है तो किस शर्त पर रहना है। जज साहब, मैं इस शादी से अलग होना चाहती हूँ, लेकिन अब अपने पति के साथ भी नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम एक छत के नीचे ना सही लेकिन इस रिश्ते में बने रहें, क्योंकि मनोज मेरे पति होने के साथ साथ मेरे बच्चों के पिता भी हैं। इसलिए बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी भी उठाएं। ऑर्डर ऑर्डर। तारा जी की सभी उचित मांगे मंजूर की जाती हैं। मनोज को इन सभी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। जज साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। माँ, बाबा, हम भाई आपकी इन गलत बातों की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। अब हमें आपके साथ नहीं रहना है, हम अपनी पत्नियों के साथ अलग रहेंगे। रघु की तरह बाकी भाइयों ने भी यही फैसला लिया। इसके बाद चारों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। अब सुमित्रा और जितेंद्र अपने बर्बाद बेटे मनोज के साथ रहने लगे। मनोज धीरे धीरे नशे की लत में पड़ गया, जबकि तारा की जिंदगी फिर से संवर गई। अपने देवरों और देवरानियों के प्यार और सम्मान के साथ वो खुशी खुशी रहने लगी। उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करने लगे और आखिरकार उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं।